सी अब हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पन्स किस टाइप का रिलीजन प्रैक्टिस करते थे। तो उसको समझने से पहले जो हमारी जो हड़प्पन्स की रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उसको समझने से पहले हमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलीजन पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बहुत ही कॉमन सेंस ये है, कहती है कि रिलीजन इज़ डिवोशन टू गॉड। गॉड एक सेंट्रल एलिमेंट रहता है हर एक रिलीजियस प्रैक्टिस का। ठीक है, अब व्हाट इज गॉड, हर एक रिलीजन गॉड को डिफरेंट टाइप से डिफाइन करता है। एक डाइवर्सिटी है इस डेफिनेशन में, गॉड की डेफिनेशन में। हालांकि एक कॉमन थ्रेड है, एक कॉमन अंडरलाइंग थ्रेड है जो यूनिफाई करता है डिफरेंट रिलीजन्स को कहीं ना कहीं, क्योंकि एक जो फंडामेंटल एलिमेंट है गॉड का वो कहीं ना कभी सभी रिलीजन्स में कॉमन है। तो व्हाट इज गॉड, तो गॉड क्या है, इसका नेचर क्या है, तो ये जो डिटरमाइन होता है ये आपके जो रिलीजन क्या है, आइडियाज़ प्रोपोगेट करता है, एक टाइप का बिलीफ सिस्टम प्रोपोगेट करता है। हर एक रिलीजन के डॉक्ट्रिन्स, हर एक रिलीजन के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स, आइडियाज़ और बिलीफ सिस्टम्स हैं, इससे हमें दो चीज़ें पता चलेंगी। एक तो नेचर ऑफ गॉड, एंड दिस नेचर ऑफ गॉड वेरीज अक्रॉस डिफरेंट रिलीजन्स। फॉर एग्जाम्पल, जो हिंदू फिलोसॉफिकल सिस्टम थे, जो शंकराचार्य ने अपना फिलोसॉफिकल सिस्टम प्रोपोगेट किया था, उसके अकॉर्डिंग द गॉड इज द अल्टीमेट परमात्मा, द ब्रह्मन, द सोल, द सुप्रीम सोल। आपका जो पुरानाज है, जैसी पुरानाज आया तो उसमें आपका मल्टीपल गॉड्स इमर्ज हुए, तो आइडल वर्शिप इमर्ज हुई। तो जो डेफिनेशन ऑफ गॉड इवन इन द सिंगल हिंदू रिलीजन वो वैरी कर रहा है। तो सिमिलरली जो नेचर ऑफ गॉड है वो आपका क्रिश्चियनिटी में अलग होगा, इस्लाम में अलग टाइप का गॉड होगा, फिर आपका जुडाइज्म में अलग होगा। लेकिन जो कॉमन एलिमेंट ऑफ गॉड का अगर हम बेसिकली डिफाइन करते हैं व्हाट इज गॉड, तो कहीं ना कहीं उसमें एक फंडामेंटल यूनिटी है, एक फंडामेंटल कॉमनैलिटी है। तो हर एक रिलीजन आइडियाज़, बिलीव्स और डॉक्ट्रिन्स प्रोपोगेट करेगा, प्रिंसिपल्स प्रोपोगेट करेगा। तो इससे ना कि हमें खाली नेचर ऑफ गॉड पता चलेगा कि व्हाट इज़ गॉड, बल्कि ये आल्सो डिक्टेट करेगा कि जो आपके ये जो रिलीजन है, इस रिलीजन के जो फॉलोवर्स हैं और डिवोटीज़ हैं, इनका गॉड के साथ कैसा रिलेशनशिप है। ये गॉड, जब हम एक रियल्म, एक डोमेन ऑफ द सेक्रेड में एंटर करते हैं, जैसे मंदिर में जाने से पहले हमारी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए गॉड के साथ, एक तो एक्सट्रीम डिवोशन होना चाहिए, प्लस मंदिर में जाने से पहले हमें अपने स्लीपर्स उतारने चाहिए। ठीक है, आपके क्लीन क्लोथ्स पहन के जाने चाहिए, आपको नहा के जाना चाहिए मंदिर में। तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो रिलीजन है, ये जो प्रिंसिपल्स, ये जो डॉक्ट्रिन्स दे रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो उसके डिवोटीज़ और जो उसके फॉलोवर्स हैं उनकी क्या रिलेशनशिप है गॉड के साथ, ये भी डिक्टेट कर रहे हैं। तो रिलीजन इज़ अ सिस्टम ऑफ आइडियाज़, इट अ सिस्टम ऑफ बिलीव्स, डॉक्ट्रिन्स एंड प्रिंसिपल्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रिलीजन कोई ना एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करता है। हिंदू आइडियोलॉजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्रिश्चियन आइडियोलॉजी। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये हमें कहाँ मिलेगी, आइडियोलॉजी जो है वो आपके जो पर्टिकुलर रिलीजन है उसके टेक्स्ट में मिलेगी, उसके स्क्रिप्चर्स में मिलेगी। जैसे हिंदू रिलीजियस आइडियोलॉजी को आप उसके वेदास में देख सकते हैं, पुराण्स में देख सकते हैं, भगवत गीता में देख सकते हैं, धर्मशास्त्रास में देख सकते हैं। ऐसे ही आपका इस्लामिक आइडियोलॉजी है तो जो उनकी फाउंडेशनल बुक है, फाउंडेशनल रिलीजियस बुक है, वो आपको कुरान में मिलेगा। सिमिलरली आपका क्रिश्चियन जो आइडियोलॉजी है, जो कैथलिक आइडियोलॉजी है बेसिकली, वो आपको मिलेगी बाइबल में। सिमिलरली आपको जो जूज़ की आइडियोलॉजी है उसको आप उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर टोरा में देख सकते हैं। तो आपको आइडियोलॉजी अगर जाननी है किसी रिलीजन की, तो आपको उस रिलीजन की किताबें, आपको उस रिलीजन के स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको बेसिक नेचर ऑफ गॉड जानना है और रिलेशनशिप ऑफ डिवोटीज़ टू गॉड जानना है, अगर आपका इस्लाम का जानना है, तो आपको कुरान पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो आइडियाज़ और बिलीव्स और डॉक्ट्रिन्स हैं, सी ये तो नॉन विजिबल है, इनको हम देख तो नहीं सकते, बिकॉज दीज आर आइडियाज़, these are visible only when we study the religious scriptures. तो these ideas they lies in the minds and hearts of its follower. ये जो फॉलोवर्स हैं उनकी कॉन्शियस में लाई करते हैं, उनके माइंड में लाई करते हैं, उनके हार्ट में लाई करते हैं। जैसे एक जो कॉमन थीम है जो
आपका रामायण में, उसमें एक डिपिक्शन दिखाई जाती है कि जो हनुमान थे कितने बड़े भक्त थे श्री राम के, तो उसमें एक पोर्ट्रेट ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी छाती फाड़ी हुई है और अंदर देखा गया तो उनके दिल के अंदर श्री राम बसे हुए हैं। तो ये जो आइडियाज़ हैं दे लाइज इन द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ इट्स फॉलोअर्स। तो ये जो नॉन विजिबल आइडियाज़ हैं जो कि कॉन्शियस में लाई करते हैं फॉलोअर्स के, तो इनको जानने का तो हमारे पास एक ही तरीका है, रिलीजियस टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स। अब ये जो कॉन्शियस में लाई करते हैं फॉलोअर्स के ये आइडियाज़, ये उनका एटीट्यूड और बिलीफ सिस्टम बनाते हैं। अब ये आइडियाज जब रियल लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे तो ये इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस बिहेवियर होंगे, इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस होंगे। जैसे हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, वो कहीं ना कहीं जो हिंदू आइडियोलॉजिकल सिस्टम है वो डिटरमाइन करता है। जैसा आइडियोलॉजिकल सिस्टम होगा वैसी आपकी प्रैक्टिसेस होंगी। तो जो हिंदूज़ हैं, जैसे गंगा को सैक्रेड माना जाता है, इसलिए लोग हरिद्वार में जाके गंगा में डुबकी लगाते हैं, अपने पाप धोते हैं। तो ये आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस होगी। सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करना, दैट इज़ अ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, तिलक पहनना, आपका तिलक लगाना, फिर सैक्रेड थ्रेड जनेऊ पहनना। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगर जो मैनर ऑफ प्रेयर है, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा करना, पॉलीथिज्म, मल्टीपल भगवान को पूजना, तो ये जो आपकी जो आइडियोलॉजी है जब ये मैनिफेस्ट होगी, एक्चुअल रिलीजियस बिहेवियर, एक्चुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जब अपना जो रिलीजियस फॉलोअर्स है वो रियल लाइफ में जब उस रिलीजन को प्रैक्टिस करेंगे, तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं इसको तो हम आपको आइडियोलॉजी तो आप उसके रिलीजियस टेक्स्ट से जान सकते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से जान सकते हैं। जब आप डायरेक्टली ऑब्जर्व करोगे एक साधु को गंगा में डिप लगाते हुए, तो यू विल गेट टू नो द एक्चुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। सिमिलरली जो इस्लाम है उसमें आपका जो मैनर ऑफ प्रेयर है आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करोगे तो वो वर्शिप करते हैं आपका जो उनका जो सुप्रीम गॉड है अल्लाह, तो अल्लाह को वर्शिप करते हैं, तो दे प्रोस्ट्रेट और दे सबमिट बिफोर अल्लाह। तो ये जो प्रोस्ट्रेशन होता है, सबमिशन बिफोर अल्लाह होता है, दे आर ऑलवेज ओरिएंटेड इन द वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में आपका मक्का मदीना लाई करता है। तो यहाँ से जो आपका एक्चुअल रिलीजियस बिहेवियर है मुस्लिम्स का बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। अब ये दो बेसिक कंसेप्ट आइडियोलॉजी और एक्चुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस बताने का मतलब ये था कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को कैसे पढ़ें। हमें जो हड़प्पन सिविलाइजेशन उसमें कोई रिलीजियस टेक्स्ट, कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं मिला है। तो हाउ विल वी गेट टू नो द बेसिक रिलीजियस आइडियोलॉजी ऑफ द हड़प्पन पीपल? हमें रिलीजियस आइडियोलॉजी, उनका जो रिलीजन और आइडियोलॉजिकल सिस्टम था उसके फॉलोअर्स का वहाँ पे, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें कोई रिलीजियस टेक्स्ट और रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं मिला है। प्लस जो इंस्क्रिप्शंस थी ऑब्जेक्ट्स पे, तो वो हमने देखा कि वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, वो भी डिसाइफर नहीं हो पाई है। सो वी हैव नो वे ऑफ नोइंग द आइडियोलॉजी, द रिलीजियस आइडियोलॉजी ऑफ द हड़प्पन पीपल। इसके बाद हम देखते हैं हम रिलीजियस बिहेवियर और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को भी नहीं जान सकते। वाई? क्योंकि वो तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हो सकता है, तो डायरेक्टली तो हम ऑब्जर्व कर नहीं सकते, बिकॉज दीज इवेंट्स हैपेंड 5000 ईयर्स बैक। तो हमारे पास ये भी जानने का कोई तरीका नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास एक वे है रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जानने का, रिलीजियस आइडियोलॉजी को जानने का, ये है थ्रू इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। आप डायरेक्टली तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन आपको कुछ एविडेंसेस मिलेंगे जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन होगा। इन एविडेंसेस के थ्रू ही आप बेसिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस हड़प्पन्स की कैसी रही होंगी वो जान सकते हैं। तो जैसे हमें आगे हम अभी पढ़ेंगे कि हमें सील मिलेगी पशुपति की, उसके बाद हमें टेराकोटा की फिगर्स मिलेगी, फायर स्ट्रक्चर्स, फायर ऑल्टर्स मिलेंगे। तो इनके थ्रू आपका जो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने इसको एनालाइज किया, इन डिफरेंट एविडेंसेस को, और थियरीज कंस्ट्रक्ट की। इसलिए हम बोल रहे हैं कि दीज आर थियरीज, दीज आर कि हम पूरी श्योरिटी के साथ, 100% श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि एक्चुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी रही होंगी हड़प्पन्स का, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक कंक्लूसिव और मतलब काफ़ी हद तक एक डोमिनेंट व्यू बना सकते हैं कि 80, 90 या 70% शायद ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस रहे हों। सो रिलीजन हम जब कंस्ट्रक्ट करेंगे रिलीजियस थ्योरी, तो जो हिस्ट्री में देखेंगे आपका हड़प्पन्स की, तो उसमें दीज आर मेयर पॉसिबिलिटीज़ की, दीज आर मेयर स्पेकुलेशंस, कंजक्चर्स। और स्पेकुलेशन और कंजक्चर भी
वो किस लेवल तक डिटरमाइन करेंगे कि कितनी कंक्रीट थियरी दी गई है। तो हम रिलीजन को ऐसे स्टडी करने वाले हैं। तो इसलिए हमने बेसिकली एक स्ट्रक्चर देखा रिलीजन का, एक होती है आइडियोलॉजी और एक होती है एक्चुअल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इन दोनों को बताने का मतलब यही था कि वी हैव नो वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग और नोइंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द हड़प्पन्स विद 100% श्योरिटी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंसेस के थ्रू कहीं ना कहीं हम डोमिनेंट थियरीज बना सकते हैं, एनालिसिस और इसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं और पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं कि क्या क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस रही होगी हड़प्पन्स की। अब हमने देखा कि वेरियस एविडेंसेस मिले थे और इनके बेसिस पे हम डिफरेंट रिलीजियस थियरीज कंस्ट्रक्ट करेंगे, जिससे हम जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक सील मिली है। उस सील का जो नाम दिया गया है, जो नोमेनक्लेचर किया गया है बाय आर्कियोलॉजिस्ट, वो सील है पशुपति महादेव सील और प्रोटो शिवा सील। अब इसके नोमेनक्लेचर को हम देखेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि इसका नोमेनक्लेचर, इसका नाम पशुपति महादेव या फिर प्रोटो शिवा सील ही क्यों रखा गया है। ये जो सील है कुछ इस तरीके से डिपिक्टेड है कि सील के सेंटर में एक ह्यूमन फिगर रिप्रेजेंटेड है और ये जो ह्यूमन फिगर है ये सिटिंग पोस्चर में है, ये योगिक पोस्चर में बैठी हुई है ह्यूमन फिगर। ह्यूमन फिगर के सिर के ऊपर 3 हॉर्न्स है ऐसे करके, 1 2 3, तो एक 3 हॉर्न्ड हेड है ह्यूमन फिगर का। और ये जो योगिक पोस्चर में ये जो ह्यूमन फिगर बैठी हुई है, इसके चारों तरफ ये एनिमल्स से सराउंडेड है, टाइगर, एलिफेंट, बफेलो और राइनोसरस। और इसके नीचे डिपिक्टेड है 2 डियर, 2 हिरन डिपिक्टेड है। ये जो फिगर है योगिक पोस्चर में बैठी हुई है, ये पीपल ट्री के अंदर बैठी हुई है। अब हमें हिस्टोरियंस और आर्किटेक्ट्स ने ये कैसे इंटरप्रेट किया कि ये एक रिलीजियस फिगर ही है। हम जो भी थियरीज कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमारा जो एक कंटेक्स्ट रहता है वो ऐसे रहता है कि जो हमारा नॉन है उससे हम अननोन की तरफ चलते हैं, जो हमें पता है उसको हम इम्पोज करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं अननोन पे। तो हमारा अननोन ये है कि वेदर दिस इज अ रिलीजियस फिगर और नॉट। जो बाकी जो हम इसके बाद देखेंगे, स्पेशली बुद्धा को भी सिमिलर वे में डिपिक्ट किया गया है। बुद्धा को डिपिक्ट किया मेडिटेटिव स्टेज में, उनकी आईज एलोंगेटेड दिखाई गई हैं। तो सिमिलरली जो योगिक पोस्चर में जो बुद्धा को और मेडिटेटिव पोस्चर में बुद्धा को डिपिक्ट किया है, और बुद्धा को जो आपका इनलाइटनमेंट हुआ था वो बोधि ट्री के नीचे हुआ था बोध गया में। तो सिमिलरली ये जो फिगर है योगिक पोस्चर में जो फिगर है ये भी पीपल ट्री के नीचे बैठी हुई है। सेकंड, स्पेशली बुद्धा का रिप्रेजेंटेशन एक जो आपकी पेंटिंग्स मिली है अजंता में, उसमें बुद्धा का रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि वो डियर से ही वॉज सराउंडेड बाय डियर्स। तो सिमिलरली हम ये देख सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि ये कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल और रिलीजियस कॉनोटेशन है। तो ये एक रिलीजियस फिगर रही होगी, दिस इज अ गॉड। तो यहाँ से उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि ये सिंस दिस ह्यूमन फिगर इज सराउंडेड बाय एनिमल्स से सराउंडेड है, तो यहाँ से इनको बोला गया गॉड ऑफ एनिमल्स। अब हम ये देखेंगे कि ये जो फिगर मिली है इसका नाम पशुपति महादेव और प्रोटो शिवा सील ही क्यों है, क्योंकि जो हिंदू रिलीजन सिस्टम है उसमें तो शिव जी जो लॉर्ड शिवा है उनको पशुपति महादेव बोला गया है। तो इनके बीच में कनेक्शन क्या है? तो जो ऋग्वेदिक पीरियड थी आपकी 1500 BC से, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जो कि इससे 500-1000 साल पहले की सिविलाइजेशन है। तो इनके बीच में कनेक्ट जानने की कोशिश करेंगे कि जो ऋग्वेदिक जो एज थी 1500 BC से 1000 BC के बीच में, उसमें जो वन ऑफ द डोमिनेंट गॉड्स थे वो थे रुद्र जो थे वो गॉड ऑफ एनिमल्स थे। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड आया, तो उसमें जो अनदर गॉड आए शिवा। अब शिवा को रुद्र भी बोला जाता है, जो शिवा का जो वैदिक नेम है, जो ऋग्वेदिक नेम है वो रुद्र है। तो रुद्र की इवोल्यूशन शिवा है, सिंस रुद्रा वाज ओनली द गॉड ऑफ एनिमल्स, और शिवा में फिर काफ़ी एडिशनल फीचर्स ऐड हुई। शिवा वाज ऑल्सो द डिस्ट्रॉयर ऑफ द यूनिवर्स। तो
ये कहीं ना कहीं रुद्रा की एवोल्यूशन है, शिवा, दोनों के बीच में कनेक्ट है, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बीच में। सेकंड, रुद्रा भी गॉड ऑफ एनिमल्स है, और यहाँ पे भी हमने देखा कि ये जो है सील मिली है ये भी एनिमल से डिपिक्टेड है, ही इज ऑल्सो ए गॉड ऑफ एनिमल्स। और जो शिवा को भी, शिवा के जो व्हीकल थे वो था बुल, नंदी, एनिमल, मतलब शिवा को भी पशुपति महादेव बोला जाता है, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स बोला जाता है। इवन उनके जो नेक है उसके अराउंड भी स्नेक डिपिक्टेड है, और जो उनका आसन था जिस पे वो बैठते थे वो थी आपकी टाइगर की स्किन थी, टाइगर की खाल के ऊपर वो अपना उनका आसन रहता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि रुद्राक्ष जो है वो कहीं ना कहीं आपका लॉर्ड शिवा से कनेक्टेड है। तो जो रुद्राक्ष वर्ड का ओरिजिन भी यहीं से आया है, रुद्र, रुद्र वर्ड से ओरिजिन आया है, रुद्र और अक्ष मतलब द टीयर्स ऑफ रुद्र, द टीयर्स ऑफ लॉर्ड रुद्रा, ये लॉर्ड शिवा के टीयर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बेसिस पे जो ये जो था आपका ये नॉन था, ये आपका आर्कियोलॉजिस्ट को पता था क्योंकि आपको वैदिक स्क्रिप्चर्स मिले, वेदास मिले, वहाँ से क्या उनका रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी, इट वाज इजी फॉर द आर्कियोलॉजिस्ट टू नो देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो सिमिलरली जो यहाँ पे इन्होंने इसको ट्रांसपोज किया है, इसको जानने की कोशिश की है, इसलिए ये जो सील है इसका नाम पशुपति महादेव सील रखा हुआ है, इसका नाम है प्रोटो शिवा सील, दैट इज द, ये जो गॉड थे, ये जो योगिक पोस्चर में बैठे हुए, ही इज द प्रोटोटाइप ऑफ शिवा। तो सिमिलर फीचर्स हैं। सेकेंड, हम और लिंकेज जानने की कोशिश करेंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को अलग अलग जो साइट्स हैं उनसे इस टाइप के स्टोन्स मिले हैं, इस फिगर के स्टोन्स मिले हैं, ये वाइट स्टोन्स मिले हैं। तो यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक कंक्लूजन निकाली कि सिमिलर ये जो है ये आपका लिंग को, आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो इरेक्टेड स्टेट में होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और सिमिलरली हमने देखा कि जो हिंदू रिलीजन है उसमें भी शिवा को कैसे डिपिक्ट किया है, हम शिवा को ज़्यादातर वर्शिप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिंग, शिवलिंग होते हैं, और शिवलिंग इनकैप्सुलेट होते हैं योनि से, ये पार्वती माँ की योनि है, उन्होंने शिव भगवान के लिंग को इनकैप्सुलेट किया हुआ है। तो ये आपका मर्जर दिखाता है मैन और वुमेन का, मेल और फीमेल का। सिमिलर रिप्रेजेंटेशन हमें अलग अलग रिलीजन्स में भी मिलेंगी, जैसे कि कन्फ्यूशनिज्म और ताओइज्म में यिन और यांग है, तो मेल और फीमेल है। सिमिलरली आपको क्रिश्चियनिटी में मिलेंगी एडम और ईव, तो मेल और फीमेल का संगम हर रिलीजन में दिखाया गया है। तो सिंस हिंदू रिलीजन सिस्टम में भी ये फैलस वर्शिप है, ये आपका लिंग को हम वर्शिप करते हैं। सिमिलरली हमने देखा कि आपका क्या कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ये जो स्टोन्स मिले वाइट कलर के, तो इनसे ये आपका जो है एक लिंकेज निकाली कि जो हड़प्पन्स थे दे वर फैलस वर्शिपर। प्लस वैदिक टेक्स्ट में भी ये लिखा गया है कि जो प्री आर्यंस थे, दैट इज जो आर्यंस से जो पहले वाले जो इनहेबिटेंट्स थे, दे वर फैलस वर्शिपर्स। तो यहाँ से हम एक पॉसिबल कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, प्री आर्यंस कहीं ना कहीं हड़प्पन्स रहे होंगे। हालांकि ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो हड़प्पन्स ना रहे हो, कोई डिफरेंट कल्चर डिफरेंट सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हो। तो ये सारे हम कनेक्ट देखते हैं, तो इसलिए हमें बोला गया है कि ये पशुपति महादेव और प्रोटो शिवा सील है। तो हमने देखा कि तीन रिलीजियस एंगल्स देखे, एक तो हमने देख ली सील, दूसरा हमने देखा कि फैलस वर्शिप होती थी आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब यहाँ से हम एक और कंक्लूजन निकालेंगे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें एनिमल्स और ट्रीज को भी वर्शिप किया जाता था, क्योंकि सिंस ये जो है आपके सैक्रेड है, ये आपके गॉड है, तो इसके चारों तरफ भी जो एनिमल्स होंगे वो कहीं ना कहीं आपका डोमेन ऑफ द सैक्रेड, वो डोमेन ऑफ द रिलीजन को आपका रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि ये जो आपके जो एनिमल्स हैं सराउंडेड है, टाइगर, एलिफेंट, बफलो, राइनोसरस, फिर आपका ये जो पीपल ट्री है, इवन करंटली भी हिंदू रिलीजन में पीपल को वर्शिप किया जाता है, उसको सैक्रेड माना जाता है। आप देखिएगा जो बुफेलो, कहीं ना कहीं वो बुल के उसके इक्विवेलेंट देख सकते हैं। तो बुल भी अगर जाता है हिंदू रिलीजन सिस्टम में, अगर गली में से बुल जा रहा होता है तो पीपल यूज टू वर्शिप द बुल, हाथ जोड़ते हैं आपके बुल के सामने। तो सिमिलरली जो एनिमल्स हैं, जो ये जो गॉड है इसके चारों तरफ ये एनिमल्स हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी सैक्रेड रहे होंगे। तो हड़प्पन्स एनिमल्स और ट्रीज की भी वर्शिप करते थे। जैसे अब हम नंदी जो है उनको भी सैक्रेड मानते हैं, हम ये देखते हैं कि नाग पंचमी के दौरान स्नेक्स को भी पूजते हैं। तो सिमिलरली एनिमल्स और ट्रीज को भी वर्शिप होती होगी। अब इसमें एक कंट्रोवर्सी के साथ डील करते हैं। जो हिंदू नेशनलिस्ट है वो ये बोलते हैं
कि ये सारे के सारे इवेंट्स इंटरकनेक्टेड हैं। सबसे पहले फैलेस वर्शिप आया, ये फैलेस वर्शिप आया आपका 2500-2000 BC में हड़प्पन्स में। फिर आपका ये जो वैदिक एज है, यहाँ पे रुद्र की वर्शिप हुई, और रुद्र और फिर आपका लेटर वैदिक पीरियड में शिवा की वर्शिप हुई। तो रुद्र और शिवा तो इंटरकनेक्टेड है, ये तो आपका हिंदू रिलीजन का पार्ट है। प्रायर टू द एडवेंट ऑफ आर्यंस, जब आर्यंस आए उनसे पहले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसमें फैलेस वर्शिप थी। तो यहाँ से हिंदू नेशनलिस्ट वो बोलते हैं कि आर्यंस का कभी माइग्रेशन नहीं हुआ है। आर्यंस दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। उनका आपका जो है यूरेशिया और सेंट्रल एशिया से उनका माइग्रेशन नहीं हुआ है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ही है। हिंदू रिलीजन और हिंदू नेशनलिस्ट ये मानते हैं। तो ये जो वो बोलते हैं कि ये जो कनेक्ट है, ये जो इवोल्यूशन हुआ है गॉड का, तो ये हड़प्पन्स जो थे वो एक्चुअली आर्यंस ही थे, वो हिंदूज ही थे जो कि फैलेस वर्शिप करते थे। फिर इसका इवोल्यूशन हुआ रुद्रा की फॉर्म में, फिर फर्दर इवोल्यूशन हुआ है शिवा की फॉर्म में। तो ये जो तीनों का जो इंटरकनेक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है कि आर्यंस का जो हिंदू नेशनलिस्ट के जो पॉइंट ऑफ व्यूज के अकॉर्डिंग उनका माइग्रेशन नहीं हुआ, दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। फिर जो हिस्टोरियंस हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि ये जो प्रैक्टिस है फैलेस वर्शिप की, ये ओरिजिनल नॉन आर्यंस प्रैक्टिस करते थे। फिर जब आपका आर्यंस का माइग्रेशन हुआ तो आर्यंस ने ये वाली प्रैक्टिस अपने रिलीजन में अडॉप्ट किया है। तो ये दो बेसिक व्यूज़ हैं। सी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द प्रोटोशिवा सील, फैलेस वर्शिप in the Indus Valley civilization. Now we will continue further. See, जब आर्कियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट साइट्स की एक्सकवेशन की तो उनको कोई ऐसा मेजर स्ट्रक्चर नहीं मिला जो ये डिपिक्ट कर सके कि whether there was the prevalence of practice of temple worship or not in the Indus Valley civilization. तो कोई टेम्पल्स नहीं मिले एक्सकवेशन के दौरान। तो यहाँ से जब कोई टेम्पल्स नहीं मिले तो यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस ने ये कंक्लूड किया कि टेम्पल एज ए फॉर्म ऑफ वर्शिप, टेम्पल स्ट्रक्चर्स और टेम्पल एज ए फॉर्म ऑफ वर्शिप वाज नॉट प्रेवलेंट ड्यूरिंग द इंडस वैली टाइम्स। जब अगर टेम्पल्स नहीं होंगे तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि कोई प्रीस्ट भी नहीं होंगे, पुजारी भी नहीं होंगे, तो प्रीस्टली क्लास भी नहीं थी आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन में। आप इसी को कंपेयर करोगे मेसोपोटामिया के साथ। सी, जो मेसोपोटामिया थे उसमें टेम्पल्स भी थे और प्रिस्ट भी थे। जो आपके जो किंग्स थे वो एक्चुअली में प्रिस्ट ही थे, आपके पुजारी ही आपके वहाँ पे राजा होते थे। स्पेशली लोअर मेसोपोटामिया में प्रिस्ट्स वर द किंग्स। तो दोनों में हम कॉन्ट्रास्ट देखा, कंपैरिजन देखा मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन में। मेसोपोटामिया में टेम्पल वर्शिप और प्रिस्टली क्लास थी। आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेम्पल वर्शिप नहीं होगी, कोई प्रीस्टली क्लास नहीं होगी। उसके बाद हमने देखा कि जब पशुपति सील की बात कर रहे थे तो एक मेल डिटी था, मतलब मेल जो गॉड्स को इन मेल फॉर्म रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्या हम आगे अब ये कंक्लूड करेंगे कि मेल डिटी है तो फीमेल डिटी भी था। सी, जो हड़प्पन्स हैं वो अर्थ गॉडेस को वर्शिप करते थे। अर्थ गॉडेस को कैसे दिखाया गया है? अर्थ गॉडेस को जो टेराकोटा की फिगर्स मिली है, आपका जो टेराकोटा जो कि बेक्ड इन क्ले, टेराकोटा की जो फिगर्स मिली हैं आपको, उसमें अर्थ गॉडेस की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो टेराकोटा की जो फिगर्स है ये आपको मल्टीपल साइट से मिली है, डिफरेंट साइट से मिली है आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो अर्थ गॉडेस को कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि उनका एक बड़ा सा यहाँ पे हेड ड्रेस है, ठीक है, एक मुख बहुत बड़ा आपका ताज है ऊपर यहाँ पे। फिर हम देखेंगे कि उनको बड़ी बड़ी ऐसे मालाएं पहनाई हुई है, ये बड़े बड़े आपकी थिक मालाएं हैं जूल्स की। उसके बाद यहाँ पे उनके हाथ में बैंगल्स भी हैं। और लास्टली जो उनका एम्ब्रो, आपका जो उनका वूम्ब और जो एम्ब्रो है वहाँ से ट्री निकल रहा है, आपका जो वूम्ब से ट्री निकल रहा है। तो इसलिए जब ट्री निकल रहा है तो इसलिए ये कंक्लूड किया आर्कियोलॉजिस्ट ने और इसलिए ये नाम दिया अर्थ गॉडेस। ये अर्थ गॉडेस रही होंगी क्योंकि इनके जो वूम्ब है उससे ट्री निकल रहा है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो है एक गॉडेस ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स की भी वर्शिप होती होगी। और प्लांट्स और ग्रीनरी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? प्लांट्स और ग्रीनरी जो आपकी अर्थ है, अर्थ मतलब जो आपका सॉइल है, जो अपर क्रस्ट है, उसकी फर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, इसलिए सिमिलरली इनको फर्टिलिटी गॉडेस भी बोला गया। इसकी दूसरी एनालॉजी लेंगे, सिंस शी इज़ अ वुमेन, एक तो वो वुमेन है प्लस शी रिप्रेजेंट्स द फर्टिलिटी गॉडेस। तो इनसे जो हड़प्पन्स थे वो वर्शिप करते थे कि दे विल बी सो दैट दे विल बी गिफ्टेड विद एन ऑफ स्प्रिंग, सो दैट दे विल बी गिफ्टेड विद चिल्ड्रन। तो ये इसके लिए भी थे। तो ये आपकी होगी फीमेल डीटी। लास्टली हमने देखा कि प्लांट्स और ट्रीज को वर्शिप करते थे, पीपल ट्री हमने देखा, एनिमल्स की भी वर्शिप होती थी, मेल और फीमेल डीटी दोनों मिले हमको, और लास्ट में स्टोन्स की भी वर्शिप होती है। स्टोन्स की वर्शिप हमने देखा जो आपके फैलस स्टोन्स मिले थे, वाइट कलर के स्टोन्स मिले थे, तो दे आर ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हड़प्पन्स हैं वो फायर कल्ट भी प्रैक्टिस करते थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकवेशन की लोथल की, सी लोथल बड़ी यूनिक साइट है, वहाँ से राइस भी मिला, हॉर्स के रिमेन्स भी मिले और आपका फायर ऑल्टर्स भी मिलेंगे। तो वहाँ पे फायर ऑल्टर्स मिले हैं, आपके फायर स्ट्रक्चर्स मिले, आपके अग्नि के कुंड मिले हैं। तो यहाँ से क्या एक हिस्टोरियंस ने, अगेन हम विल गो फ्रॉम नॉन टू अननोन, ये इंटरप्रिटेशन करेंगे, सिंस अग्नि और फायर इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्शिप इन ऑलमोस्ट ऑल द सोसाइटीज़। जो आपकी ऋग्वैदिक सोसाइटी थी उसमें मेजर गॉड तो अग्नि ही थे। तो ये उनको आपका हिस्टोरियंस को पता है। आपने देखा कि जो ईरानियंस हैं, जो जोरोस्ट्रियनिज्म में भी फायर की वर्शिप की जाती है। तो सिमिलरली मेजर सोसाइटीज़ में, ज़्यादातर सोसाइटीज़ में फायर की वर्शिप की जाती है। तो ये जो नॉन था यहाँ से उनका अननोन था, यहाँ से जो अननोन था वेदर फायर वॉज वर्शिप्ड और नॉट। तो यहाँ से जब जैसी फायर ऑल्टर्स की वहाँ पे डिस्कवरी हुई लोथल में, तो द हिस्टोरियंस एंड द आर्कियोलॉजिस्ट कंक्लूडेड दैट फायर वाज प्रोबेबली वर्शिप्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। हम देखते हैं कि जो हिंदू कल्चर उसमें यज्ञ में भी आपका हवन होता है, तो फायर वर्शिप होता है। उसके बाद फायर को सेक्रेड माना जाता है, इसलिए अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे लिए जाते हैं। ठीक है, तो अग्नि को साक्षी रखें, क्योंकि मैरिज इज ऑल्सो है सेक्रेड बॉन्ड। लास्ट में जो क्रीमेशन होता है आपका आपकी जो डेड बॉडीज़ हैं उनका क्रीमेशन होता है, तो वहाँ से आपकी सोल फ्री होती है। तो आपकी जो सोल है वहाँ से प्योरीफाई होती है थ्रू अग्नि, थ्रू फायर। तो कहीं ना कहीं फायर जो कल्ट मिला यहाँ पे, फायर ऑल्टर्स मिले, तो यहाँ से हड़प्पन्स का ये भी पता चलता है कि हड़प्पन्स वर ऑल्सो फायर वर्शिपर्स। जो लास्ट डायमेंशन है हम रिलीजन को पढ़ेंगे, एम्यूलेट्स। तो हम जो है लोग जो है ताबीज़ पहनते हैं, हम डिफरेंट धागे पहनते हैं, जिसके थ्रू, जैसे काला धागा है जो ताबीज़ है, उसके थ्रू जो आपकी एक ये बोलते हैं कि नज़र नहीं लगती लोगों की। तो सिमिलरली आपका जो एम्यूलेट्स है वो आपके जो इंडस वैली पीपल जो थे, हड़प्पन्स थे, वो एम्यूलेट्स पहनते थे। तो दीज एम्यूलेट्स वर यूज्ड फॉर वार्डिंग ऑफ इविल फोर्सेज। आपको जो इविल फोर्सेज है, बुरी नज़र है, आपकी जो बुरी आत्माएं हैं, घोस्ट हैं, स्पिरिट्स हैं, उनको दूर रखने के लिए आपका एम्यूलेट्स भी पहना जाता था। सी आप एम्यूलेट्स को कनेक्ट कर सकते हो अथर्ववेद से। अथर्ववेद में भी जो आपका जो डिजीज़ रिमूवल की जो प्रैक्टिस है, वो उसमें ये बोला जाता है कि डिजीज़ को कैसे इंटरप्रेट किया है। इसी डिजीज़ को ऐसे इंटरप्रेट किया है कि डिजीज़ का मतलब है किसी ईविल फोर्स ने, किसी ईविल स्पिरिट ने, किसी ईविल गोस्ट ने आपका उस बॉडी में एंटर कर चुकी है, तो इसलिए वो उसका जो डिजीज़ है उसका मैनिफेस्टेशन है। तो उसको रिमूव करने के लिए अथर्ववेदा में भी एम्यूलेट्स का इम्पोर्टेंस दी गई है। तो यहाँ पे आपका लिंकेज है एम्यूलेट्स और हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन की रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ एम्यूलेट्स में और अथर्ववेदा में। तो हमने जो अब देखा कि रिलीजन को वेरियस डायमेंशन से जानने की कोशिश की, कौन कौन पॉसिबल मोड्स ऑफ वर्शिप थे, आपका एनिमल से लेके, ट्रीज से लेके, ह्यूमन, मेल, फीमेल डीटी मिली है। फिर हमने एम्यूलेट्स देखा, ताबीज़ भी पहनते थे हड़प्पन्स, और फायर स्ट्रक्चर्स भी थे। इसके साथ साथ आपका स्टोन्स की भी वर्शिप होती थी, साथ साथ आपको पशुपति की सील भी मिली है। तो हमने ऑल पॉसिबल डायमेंशन से आपका जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है हड़प्पन्स की, वो कवर करने की कोशिश की है। See, now we will try to understand the political system of the Indus Valley people. वहाँ पे political system कैसा था Indus Valley people का, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। See, again हम एक चीज़ और देखेंगे कि just like religion, political system is also a system of ideas. किस टाइप का political system रहेगा, वो भी idea based रहता है, ideology based रहता है। प्लस अब
आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसा वहाँ का, गवर्नेंस कैसी है, वो बिना कोई टेक्स्ट मिले, बिना कोई पॉलिटिकल टेक्स्ट मिले, जो ये डिपेंड करता है कि मैनर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस, उसके बिना हम डेफिनेटली 100% श्योरिटी के साथ कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये हमारे पास डेफिनेट कोई उसका कंक्लूजन नहीं है। इसलिए जो स्कॉलर्स और जो हिस्टोरियंस, उन्होंने डिफरेंट थियरीज दी है कि पॉसिबली दिस माइट बी द पॉलिटिकल सिस्टम एज प्रैक्टिस्ड बाय द हड़प्पन्स। तो ये डिफरेंट पॉलिटिकल थियरीज के पीछे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो एक जो थियरी है वो कहती है कि जो मेन थियरी है कि सिंगल पॉलिटिकल सिस्टम था, सिंगल सीट ऑफ पावर थी, सिंगल सेंटर ऑफ पावर था, जहाँ से जो आपका जो रूलिंग क्लास है, जो मोनार्क है, जो राजा वहाँ से रूल करता था। अब इस थियरी में ये नहीं कहा गया कि ये सीट ऑफ पावर कहाँ लाई करती थी। सबसे ज़्यादा जो है इंक्लिनेशन स्कॉलर्स का गया है मोहनजोदाड़ो की तरफ, कि वहाँ से प्रोबेबली जो रूलिंग क्लास थी वो पूरी हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी, विच वॉज स्प्रेड अक्रॉस सो मैनी कंट्रीज, अक्रॉस सो मैनी स्टेट्स, अक्रॉस सो मैनी प्रोविंसेस, वहाँ बैठ के जो आपकी रूलिंग क्लास है पूरे एरिया को गवर्न करती थी, पूरे एरिया पे रूल करती थी। तो यहाँ पे स्कॉलर्स ने कैसे ये डिटरमाइन किया कि सिंगल सेंटर ऑफ पावर रहा होगा। तो जो हिस्टोरियंस हैं वो ये बोलते हैं कि जो हड़प्पन्स हैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमने देखा कि रिमार्केबल कल्चरल कॉमनैलिटीज़ थी, रिमार्केबल कल्चरल होमोजेनिटी थी, काफ़ी कल्चरल यूनिफॉर्मिटी थी। हमने देखा कि अलग अलग जो साइट्स पाई गई हैं, जो साइट्स इतने डिस्टेंस पे जो साइट्स हैं, आप देखो गुजरात से लेके आपका जो पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान से लेके आपका अफगानिस्तान तक जितनी भी सिटीज़ मिली है, टाउन्स मिली है, उनकी सिमिलर प्लानिंग हुई है। साथ के साथ हम देखते हैं कि टाउन स्ट्रक्चर सिमिलर था। वेस्ट में आपका जो लाई करता था फोर्ट था, और आपका जो ईस्ट में जो थी कॉमन सेटलमेंट्स थी। तो ये मल्टीपल साइट्स हमें मिली है। साथ के साथ हमने देखा कि बीड्स मिली है इतने बड़े एरिया में, सील्स मिली है हड़प्पन सिविलाइजेशन की अक्रॉस मल्टीपल साइट्स, पोट्री भी कॉमन मिली है। तो हिस्टोरियंस ने ये क्वेश्चन किया कि क्या ये कल्चरल यूनिफॉर्मिटी एक सिंगल सेंटर ऑफ पावर के अलावा कुछ, क्या हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कल्चरल यूनिफॉर्मिटी? क्या ये कल्चरल यूनिफॉर्मिटी बिना कोई गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन है, जब तक कॉमन गवर्नेंस कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा मल्टीपल साइट्स का, मल्टीपल एरिया का, तब तक हम ये कल्चरल यूनिफॉर्मिटी अटेन नहीं कर सकते। तो ये थियरी का आर्गुमेंट इस तरीके से है। सेकेंड थियरी आती है, वो बोलती है कि एक सिंगल सेंटर ऑफ पावर नहीं था, मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर थे। ठीक है, मल्टीपल रूलिंग क्लासेस थी, एक रूलिंग क्लास नहीं थी जस्ट। तो वो बोलते हैं कि मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर थे। वो ये स्कॉलर्स बोलते हैं कि हर एक सिटी में हमने देखा कि एक फोर्ट मिला है। तो वो बोलते हैं जैसे हड़प्पा में भी, मोहनजोदाड़ो में भी, धोलावीरा में भी और लोथल में भी, हर सिटी में आपका जो वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द टाउन स्ट्रक्चर है वो डिपिक्ट करता है फोर्ट को। तो उन्होंने बोला हर सिटी की एक रूलिंग क्लास थी, हर सिटी की रूलिंग क्लास थी। तो उन्होंने बोला कि मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर रहे होंगे, तो वो जो सेंटर ऑफ पावर है वो उस एरिया को गवर्न करता है, वो उस एरिया को एडमिनिस्टर करता है। तो इन्होंने ये भी बोला कि उस टाइम पे हमने देखा कि बुलक कार्ट्स के थ्रू ट्रेड होता था, तो एडवांस्ड कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स नहीं थे। तो इनका क्वेश्चन ये था, जब तक आपका इंटीग्रेशन नहीं हुआ पूरे पॉलिटिकल एम्पायर का, आपका जो है डिस्टेंसेस इतने बड़े हैं, आपके एडवांस्ड ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम्स है नहीं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल रूलिंग क्लास टू गवर्न सच अ लार्ज एरिया विदाउट द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो उन्होंने बोला हर एक जो साइट है उसका अपना खुद का एक पॉलिटिकल सेंटर होगा, तो अलग अलग पॉलिटिकल आपके पावर आएगी, अलग अलग पॉलिटिकल लीनियज आएगी। आपकी हड़प्पा में और कोई रूल करेगा, मोहनजोदाड़ो में और कोई रूल करेगा, धोलावीरा में और कोई रूल करेगा, और लोथल में और कोई रूल करेगा। ठीक है, अब अगेन क्वेश्चन यही आता है। अब जो सिंगल सेंटर ऑफ पावर जो थियरियंस है वो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर कॉमन कल्चरल यूनिफॉर्मिटी कैसे रही, इतने मल्टीपल एरिया में कल्चरल होमोजेनिटी कैसे रही? इसके हिसाब से तो आपका जो है डिसेंट्रलाइजेशन हो जाना चाहिए था, और हर एक साइड में डिसेंट्रलाइजेशन के हिसाब से एक यूनिक कल्चर आना चाहिए था। हड़प्पा कल्चर डिफरेंट होना चाहिए था मोहनजोदाड़ो से, और मोहनजोदाड़ो का फर्दर डिफरेंट होना चाहिए था धोलावीरा और लोथल से, लेकिन ये तो है ही नहीं। आपकी तो कल्चरल यूनिफॉर्मिटी पाई गई है अक्रॉस द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इन्होंने इस आर्गुमेंट के बेसिस पे आपकी मल्टीपल सेंटर ऑफ पावर थ्योरी का कॉन्ट्राडिक्शन किया। इनका डिफेंस ये रहा कि शायद कॉन्फेडरेसी रही होगी,
जैसे आप मराठा एम्पायर देखते हो, आपके होलकर्स इंदौर से रूल करते थे, ऐसे सिंधियाज ग्वालियर से रूल करते थे, लेकिन उनकी कॉन्फेडरेसी थी। तो सिमिलरली शायद यहाँ पे कॉन्फेडरेसी रही हो, लेकिन ये जस्ट अ स्पेकुलेशन है, जस्ट ए कंजेक्चर है, ये कंक्रीट आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो हम तो 100% डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम एग्जैक्टली कैसा था, क्योंकि हमें कोई टेक्स्ट रिकवर नहीं हुआ है। लास्टली हिस्टोरियंस ने बोला कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ पे वेपन्स ज़्यादा लार्ज अमाउंट में डिस्कवर नहीं हुए हैं एक्सट्रैक्शन के दौरान। प्लस जो हड़प्पन थी उनकी कोई स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं थी, क्योंकि अम्पायर्स का जो अभी राइज नहीं हुआ है, पॉलिटिकल अम्पायर्स का जब महाजनपद में होगा तब आपकी स्टैंडिंग आर्मी होगी। हमने लिंक किया था स्टैंडिंग आर्मी तभी हो सकती है जब आपकी आयरन की डिस्कवरी हो, तो आपका स्टैंडिंग आर्मी भी नहीं थी, आपके वेपन्स भी नहीं थे। सॉरी। जो लास्ट में हम ये देखेंगे, जो फोर्ट्स भी थे, इवन फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन मतलब इतना कंक्रीट कंस्ट्रक्शन नहीं था कि वो आपका प्रोटेक्शन, आपको रूलिंग क्लास के प्रोटेक्शन के पर्पज से उनका कंस्ट्रक्शन हुआ। इवन तो वॉल्स थी, आपकी बड़ी वॉल्स थी, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स नहीं बनाए गए कि वो आपके जो फोर्ट कैप्चर को आपको प्रिवेंट कर सके। तो यहाँ से इन 3 आर्ग्यूमेंट से आपके जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और हिस्टोरियंस, उन्होंने बोला कि रूलिंग क्लास आपकी मर्चेंट क्लास होगी, रूलिंग क्लास आपकी वॉरियर क्लास नहीं होगी। तो उन्होंने ये बोला कि रूलिंग क्लास वॉरियर क्लास नहीं होगी क्योंकि आपका इतने बड़े अमाउंट में वेपनरी और इतने बड़े अमाउंट में आपको स्टैंडिंग आर्मी मिली ही नहीं है। तो वॉरियर क्लास का पर्पज़ क्या होता है? वारफेयर। वॉरियर क्लास का पर्पज़ होता है वारफेयर और अपने अंपायर को एक्सपेंड करना। लेकिन उन्होंने बोला कि सिंस ये सब एब्सेंट है, वेपन्स, आर्मी और फोर्ट्स का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, इसलिए यहाँ पे मर्चेंट क्लास रूल करती होगी। मर्चेंट क्लास रूल करने का मतलब ये है कि मर्चेंट क्लास का फोकस कहाँ होगा? सी मर्चेंट क्लास का फोकस होगा इकोनॉमी पे, मर्चेंट क्लास का फोकस होगा प्रॉफिट पे, उनका फोकस होगा जीडीपी पे, उनका फोकस होगा ट्रेड इंक्रीज करने पे। तो उनका फोकस पीस पे ज़्यादा होगा और वॉरफेयर पे नहीं होगा। ठीक है। तो हमने ये भी देखा कि जो हड़प्पन थी बड़ी एडवांस्ड सिविलाइजेशन भी थी और कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस के हिसाब से देखे तो उनका इकोनॉमी और ट्रेड अपनी पीक पे था। लेकिन इसके एक जो है आपका क्रिटिसिज्म ये है कि बिना किसी आप प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी के आप अपने रूल को कैसे इन्फोर्स कर सकते हो, अपनी पावर को कैसे इन्फोर्स कर सकते हो इतने बड़े एरिया पे? हाउ विल द पीपल कम टू रिस्पेक्ट योर अथॉरिटी विदाउट एनी स्टैंडिंग आर्मी, विदाउट एनी प्रॉपर मिलिट्री सिस्टम? तो ये इसका एक आर्ग्यूमेंट है। तो हमने देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम हम जब स्टडी करेंगे तो एक सिंगल थियरी के साथ हम एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि जो हड़प्पन्स का उनका पॉलिटिकल सिस्टम यही रहा होगा, क्योंकि हमें कोई टेक्स्ट नहीं मिला। तो टेक्स्ट नहीं मिला तो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का हम एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि ये पॉलिटिकल सिस्टम होगा। इसलिए अलग अलग थियरीज अलग अलग आपके हिस्टोरियन और स्कॉलर्स ने दी है।